नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने टाटा के निधन पर जताया गहरा दुख। पोस्ट लिखते हुए लिखा, उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। टाटा ने विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का किया शुभारंभ। अभियान पर बनाई रणनीति। अल्मोड़ा देहरादून के बीच आज से शुरू हुई हेली सेवा। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से शुभारंभ किया। दून से अल्मोड़ा का किराया होगा 5,000 रुपए। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से की मुलाकात। 25 अक्टूबर को होगा कैलेंडर जारी। और शीतकाल के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट। पहर 12:30 बजे गुरुद्वारे में पढ़ी जाएगी साल की अंतिम अरदास। इस साल 2,37,000 श्रद्धालु पहुंचे। रुक करेंगे खबरों का। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर सीएम धामी ने गहरा दुख जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने लिखा कि अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। रतन टाटा ने देश की औद्योगिक प्रगति और सामाजिक विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका दृष्टिकोण, समर्पण और व्यावसायिक कुशलता न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक ले गई, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सीएम ने कहा कि उन्होंने रोजगार सृजन, समाज के सशक्तिकरण और नवाचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आर्थिक और पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में नियोजन विभाग द्वारा 3 स्तंभों, समुदाय सशक्तिकरण अभियान, नवाचार और तकनीकी अभियान और वित्तीय स्वायत्तता एवं साक्षरता अभियान पर रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको अपना विशेष योगदान देना है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड का विस्तारीकरण करते हुए पहला नया यात्री टर्मिनल तैयार किया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। करीब 24 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए टर्मिनल में 400 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। टर्मिनल के अंदर उत्तराखंड के पारंपरिक और ऐतिहासिक चित्रों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश का आम नागरिक के अंतर्गत देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। इस रूट पर एविएशन कंपनी पवन हंस लिमिटेड अपने डबल इंजन हेलीकॉप्टर के माध्यम से सप्ताह में 6 दिन हवाई यात्रा देगी। इसके लिए प्रति व्यक्ति 4,989 रुपये किराया रखा गया है, जिसमें इस उड़ान में 55 मिनट का समय लगेगा। बड़ा काम है और निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा, हेली सेवा प्रारंभ होने से दैवीय आपदा की स्थिति के समय में, अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से, यहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफ़र लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का, तो ये अब सफ़र मात्र 1 घंटे में, 1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा।
और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से हमको जो है हेली सेवाओं के क्षेत्र में और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरे देश भर के लिए जो प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों के लिए सेवा मिल रही है। पंतनगर के एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 850 एकड़ के लगभग ज़मीन अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को हमने हस्तांतरित कर दी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन प्रसाद थपलियाल की चतुर्थ पुण्यतिथि पर स्वर्गीय मोहन प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर युवा खेल विकास समिति जोशीमठ चमोली के द्वारा संस्थान में अध्ययनरत छात्रों की बालक वर्ग और बालिका वर्ग में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें 100 से ज्यादा छात्रों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बालक वर्ग में पहला 10 स्थान प्राप्त करने वाले और बालिका वर्ग में पहला 5 स्थान प्राप्त करने वाली छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ देहरादून में राजभवन में मनाई गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में बागेश्वर जिले में तैनात जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या को राज्यपाल ने सम्मानित किया। इस दौरान पूरे प्रदेश से सूचना अधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों और 3 विभागीय अपीलीय अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 19वीं वर्षगांठ के ऊपर में राजभवन के अंदर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस संवाद के अंदर में पूरा वी टुक स्टॉक कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और किस मार्ग के ऊपर में चलना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उत्तराखंड का सूचना आयोग बहुत ही अच्छी कार्य कर रहा है और आज एक बहुत सुंदर स्टेप किया गया कि जो भी अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया। ये पहली बार है कि आरटीआई संस्था के अंदर में हमने एक सम्मान देने के लिए एक प्रोग्राम किया गया। हमारे लिए सबके लिए चैलेंज है कि किस प्रकार हम पूरे जो राइट टू इंफॉर्मेशन और इसका कार्यशाली है उसके अंदर में क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और डायनेमिज्म लेके आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य और दिव्य केदार का निर्माण हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि भगवान केदार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असीम आस्था है। 2013 की आपदा के पास केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने प्रदेश में निर्माणाधीन और आगामी दिनों के लिए प्रस्तावित कई केंद्रीय योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सकारात्मक पहल की भी अपील की। केदारनाथ के तो अनन्य भक्त हैं और हमेशा केदारनाथ के बारे में जितना भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद जो काम वहाँ पर केदार घाटी में हुए हैं, बाबा केदार के स्थल पर हुए हैं, उससे अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है और तेजी से बनेगा। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरनियाल द्वारा अपने हरिद्वार दौरे के दौरान एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल समेत जनपद पुलिस अधिकारीगण की मौजूदगी में जिला पुलिस मुख्यालय में अपराध समीक्षा गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान आईजी गढ़वाल द्वारा गंभीर अपराधों, हत्या, लूट और डकैती के अनावरण के लिए बाकी अभियोगों की सर्किलवार और उसके बाद थानेवार समीक्षा कर लंबित मामलों के अनावरण पर जोर देने के लिए निर्देशित किया गया। कहा गया कि जघन्य अपराध घटित होने पर सर्किल ऑफिसर तत्काल मौके पर पहुंचे। साक्ष्य संकलन के लिए समय से टीम गठित कर अनावरण के वैज्ञानिक तरीके से कोशिश की जाए। बेसिकली एक ड्राइव चल रहा है हमारे द्वारा अपराधों के वर्कआउट कर अनावरण है, साथ ही जो वांटेड चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी है और जो इनामी बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी है। यदि पकड़े नहीं गए तो इनामों की उसमें संख्या में वृद्धि किया जाए। ये इसको लेकर इसका जो समीक्षा की जा रही है। साथ ही जो विवेचनाएँ हैं
तो लंबे समय से हमारे जो अभी तक लंबित है उसका निस्तारण शीघ्र किया जाए, इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए, जिसके द्वारा भी इसमें अनावश्यक बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के यदि समयबद्ध ढंग से निस्तारण नहीं किया जाए तो उसके प्रभारी के खिलाफ। खबर लक्सर से है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार विभागों के कार्यालय का निरीक्षण और छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने लक्सर के गन हाउस कार्यालय में निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने गन हाउस गोदाम में रखे गए शस्त्रों की जांच की और लाइसेंस से लेकर तमाम दस्तावेजों को खंगाला। गन हाउस पर 3 दर्जन से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र जमा पाए गए। इसके अलावा नियम अनुसार कैपेसिटी के मुताबिक कारतूस भी मिले। एसडीएम ने बताया कि गन हाउस पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। हथियारों का रखरखाव और दस्तावेज ठीक तरह से पाए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे निरीक्षण करने के लिए, उसी के क्रम में आज हमने उसका निरीक्षण किया है और जो भी यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक भी हमने चेक किया है और मौके पे और रजिस्टर में वो मिलान करके हमने देखा है, चाहे वो आपका कार्टेज का हो, चाहे वो बंदूकों का हो, रखरखाव का हो, तो सभी चीज़ें सही पाई गई है और ऐसी कोई यहाँ पे भिन्नता नहीं पाई गई कि स्टॉक में कुछ हो, मौके पे कुछ हो। दूसरा, इनको ये बता दिया गया है कि जितने हथियार इनके यहाँ जमा हैं तो वो पूरे रजिस्टर में उन्होंने एक साथ बना रखे हैं, तो इनको यही निर्देश दिए हैं कि उसको जो भी आपके पास है उसकी डिटेल अलग से बना के रखें, महीने की या 3 महीने की बना के रखें, ताकि पूरा रजिस्टर ना पलटना पड़े। लक्सर में पथरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पथरी थाना पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। बाइक सवार स्मैक तस्करों के कब्जे से लाखों रुपए की 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के रहने वाले आरोपी स्मैक तस्कर फरहान और शाकिर उर्फ छोटू हैं। मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत की गई पथरी पुलिस थाना पुलिस की कार्रवाई ये बड़ी कही जा रही है। उत्तराखंड के मिशन के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है, जिसमें आज भी करीब 70 ग्राम स्मैक पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है थाना पथरी में, जिसमें 2 अभियुक्त, जो दोनों ही अभियुक्त बरेली के रहने वाले हैं और इनसे 70 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। इसमें हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि बरेली से ये माल कहाँ से लेके आ रहे थे और किन लोगों को इनके द्वारा ये माल सप्लाई किया जा रहा था। दोनों ही पक्षों में अन्य और भी अरेस्टिंग किए जाने की अभी हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी इसमें अन्य और भी परिणाम नजर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करके कुछ और खबरों का। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की पहल पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने उत्तराखंड सरकार के आयोजनों की तारीखों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी का मौका मिला है। इसके बाद राज्य सरकार और खेल विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन आयोजन की तारीखों का ऐलान नहीं होने से असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे। कल पीटी उषा जी से मिला था, ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं, और उनसे हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ चूँकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था, तो उसके लिए कल उन्होंने तिथि घोषित कर दी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं पीटी उषा जी का, ओलंपिक संघ का, सबका धन्यवाद करता हूँ और अब हम इसकी तैयारी करेंगे। हमारे सभी लोग मिलकर सभी स्थानों पर, पूरे देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं उनसे अनुभव लेते हुए, और कि हमारा खेल एक विशिष्ट हो, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में आकर लोग खिलाड़ी देश दुनिया के आएँ और एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं।
रुड़की के करौंदी में एक निजी अस्पताल पर भारतीय किसान यूनियन तोमर ने नदी की भूमि पर अवैध निर्माण का बड़ा आरोप लगाते हुए ये बताया है कि बरसात में ये नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले भारी पानी के उफान से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। किसानों की फसलें तक बर्बाद हो जाती हैं। इस नदी की भूमि के पट्टे पर निर्माण होना कोई खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में यदि ये बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो भारी वर्षा से नदी में उफान पर इस बिल्डिंग के गिरने की आशंका है। इससे जनहानि भी हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा आरोप लगाया गया कि यह निर्माण तमाम मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, रुड़की में एक अस्पताल द्वारा सोलानी नदी की भूमि में निर्माण करने का भारतीय किसान यूनियन तोमर ने बड़ा आरोप लगाया है। ऐलान भी किया है कि इस मामले को लेकर वो 2 दिन बाद रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय का घेराव करेंगे। ये मीटिंग आरोग्यम हॉस्पिटल के जो निर्माण चल रहा ना उसके खिलाफ है। इसमें यह 200 मीटर छोड़ने के बाद जो सरकार की गाइडलाइन है, 200 मीटर छोड़ने के बाद निर्माण हो सकता है। इन्होंने ये निर्माण नदी में कर रहे, नदी के बीचों बीच निर्माण हो रहा। और अगर ये निर्माण नहीं रुकता, 14 तारीख में हमारा धरना 1 दिन का, उसके बाद अगर नहीं, जब भी कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर ये धरना निश्चितकालीन चलेगा। लालकुआ कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नकली नोटों का अवैध इस्तेमाल कर रहे सुनार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर और दुकानों पर छापा मारकर कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि यह सुनार काफी समय से पुलिस के रडार पर था। जिसे कस्टडी में लिया गया है उसके कब्जे से 9,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसमें आगे जांच चल रही है कि किस सोर्स के थ्रू इनके पास ये नकली नोट आए थे और आगे ही कार्रवाई उस हिसाब से उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन लोग हैं सर इसमें नाम? इसमें अभियुक्त जो हैं वो एक ज्वेलरी शॉप ओनर है शिवम वर्मा, और कहाँ से लेके आए हैं अभी इस चीज़ पे थोड़ा सा हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि सोर्स क्या है इनका। कितने का काम चल रहा था? कुछ अब आपराधिक इतिहास में इनका निकल के आया है, एक मुकदमा हो रखा है बहेड़ी में, तो उस पर भी अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं क्या क्या इसमें धाराएँ हैं, क्या क्या चीज़ें। कुछ योजना है कि हमारी एसओजी की टीम और अन्य टीमें इसमें लगी हैं, थाने की टीमें भी लगी हैं, और इसमें हम जल्द ही इसमें और ज़्यादा खुलासा करेंगे। रुड़की पुलिस ने बीती 2 अक्टूबर को हुई सिविल लाइंस क्षेत्र में करीब 8 लाख की ज्वेलरी की चोरी का खुलासा करते हुए 2 चोरों बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी का दूसरा बेटा फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को चोरी की ज्वेलरी भी बरामद हो गई है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में दर्जनों मुकदमों की भी जानकारी मिली है। एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने बताया कि 2 अक्टूबर को रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर निवासी महावीर सिंह ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि अज्ञात चोरों ने उसके घर में अलमारी से लगभग 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 की नकदी चोरी कर ली है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की। पुलिस टीमों ने अलग अलग तरीके से काम करते हुए वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। इसके बाद टीम मुखबिर तंत्र की मदद से 2 आरोपियों यासीन और साजिद के बारे में जानकारी लगाते हुए पहुंची। ये दोनों बाप बेटे हैं। इन्हें पुलिस ने रुड़की से गिरफ्तार किया। आरोपी यासीन के दूसरे बेटे की तलाश की जा रही है। दो अक्टूबर को महावीर सिंह निवासी आदर्श नगर रुड़की के घर अज्ञात चोरों के द्वारा 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपये नकद चोरी किए जाने के संबंध में एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा चोरी का अनावरण करने हेतु टीमों के गठन करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में रुड़की पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन करते हुए डिजिटल फुटप्रिंट और मैनुअल पुलिसिंग का सहारा लेकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः यासीन पुत्र बाबू निवासी डासनी गाजियाबाद, हाल निवासी बंदा रोड रुड़की, एवं उसके पुत्र साजिद पुत्र यासीन को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी गई बहुमूल्य सामग्री बरामद की गई है। उक्त अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि यासीन के द्वारा अब तक 2 दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और चोरी की सामग्री को बेचकर इसके द्वारा रुड़की में मकान खरीदा गया, महंगे फ़ोन खरीदे गए और मोटरसाइकिल खरीदी गई। 1 हफ्ते पहले इसके द्वारा अर्टिगा कार भी खरीदी गई।
तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर सख्त नजर रखने का फैसला किया है। बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता और गरिमा बनाए रखने के लिए समय समय पर जांच की जाएगी। भोग प्रसाद की खाद्य सामग्री को दान और क्रय करने के लिए एसओपी भी तैयार की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने स्वच्छता को लेकर कसरत शुरू कर दी है। इसको लेकर बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के अलावा बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता और गरिमा पूर्ववत बनी रहे, इसके लिए समय समय पर मंदिरों में लगने वाले भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर सतर्क नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर फूड सेफ्टी के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। देखिए, पिछले दिनों तिरुपति बालाजी को लेकर के एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी। उसके पश्चात बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी जो हमारे यहाँ प्रसाद भोग इत्यादि होता है उसको लेकर के कुछ एहतियात बरती है। और स्वयं मैंने जो फूड सेफ्टी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उनके साथ में बैठक की थी। उसमें जो हमारे यहाँ पर प्रसाद और भोग इत्यादि की जो व्यवस्था होती है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा उनके साथ में की थी। और जो उनके मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरीके से पालन किस प्रकार से सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हमने चर्चा की थी। उस अनुरूप हमने एक एसओपी भी तैयार की है और उस एसओपी के अनुरूप और उसका निरंतर मॉनिटरिंग होते रहे, इसके लिए हमने निर्देश जारी कर दिए। श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट अपराह्न 1 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब जी धाम के कपाट बंद होने के दौरान सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास के साक्षी बने। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह से शुरू हो गई थी। गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे सुखमणि साहिब पाठ और शबद कीर्तन के बाद साल की अंतिम अरदास और गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा पढ़ने के बाद पंच प्यारों और सेना के इंजीनियर कोर की बैंड की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सतखंड लाया गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा के कपाट बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख 12 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरे के दिन बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में पंचांग गणना, इसके बाद समारोह पूर्वक तय की जाएगी। कपाट बंद होने की तिथि तय करने के लिए दोपहर 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित होने के कार्यक्रम विजयदशमी के अवसर पर भी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि परंपरागत रूप से श्री केदारनाथ धाम के पावन पर्व के पश्चात दूज को पटबंद होंगे। आपको बता दें कि ये भी उल्लेखनीय है कि इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होते हैं और भैया दूज से एक दिन पहले अन्नकूट गोवर्धन पूजा के दिन श्री गंगोत्री धाम के कपाट अभिजीत मुहूर्त में बंद होते हैं। इस यात्रा वर्ष में भैया दूज रविवार 3 नवंबर को है और अन्नकूट गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को है। श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख और समय की घोषणा श्री गंगोत्री मंदिर समिति और यमुनोत्री मंदिर समिति द्वारा पृथक पृथक रूप से की जाती है। आपको बता दें, पवित्र गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ के कपाट आज बंद हुए। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।